लेक्चर स्क्रीन शो हो रही है आपको? Yes, ma'am. ओके ओके, सो लेट वी स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। आज हम जो लेक्चर डिस्कस करेंगे दैट इज द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ फॉर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हमने डेरिवेशन एक ड्राइव करनी है। बिल्कुल सिंपल छोटी सी डेरिवेशन है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, मैथमेटिकल इसके अंदर पोर्शन ज़्यादा है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। तो लेकिन ये इंतहाई इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। So let me start it. So in today's lecture, what we do in today's lecture, we have to drive a Maxwell-Boltzmann distribution energy of different molecule. इस लेक्चर में हम लोग डेरिवेशन ड्राइव करेंगे by using the Boltzmann Maxwell-Boltzmann law. Okay. So according to Maxwell-Boltzmann distribution law of molecular velocity, according to them that when a molecule in a steady state, its density is uniform and a gas molecule possess velocity is all ranges. ये डेफिनेटली हमने बात पहले भी डिस्कस की थी। ये आपको नीचे जो एक स्क्रीन पे फार्मूला नजर आ रहा है, बेसिकली इट इज द ड्राइव फार्मूला ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ फॉर द मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। इस फार्मूले के अंदर हमारे पास बेसिकली यहाँ पे दो फैक्टर हैं। एक फैक्टर है जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है और जो हमारे पास दूसरा फैक्टर है वो वेलोसिटी फैक्टर है। लास्ट लेक्चर में हमने एक डिस्कस जब मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज को डिस्कस किया था, वहां पे हमने इस थोड़ा सा लॉ को भी डिस्कस किया था। इस लॉ की डेरिवेशन एज सच हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हमने जस्ट इसके फाइनल एक्सप्रेशन को डिस्कस किया था। और इस फाइनल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली हमें ये बात पता चली थी कि जो भी मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज हैं, आपको पता है कि मॉलिक्यूल किसी भी एक सिंगल मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को फाइंड आउट करना मुश्किल होता है, इसलिए हम जो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी फाइंड करते हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म में करते हैं। ठीक है, ये डी एन सी और एन बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि कितना फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल का जिसकी एवरेज स्पीड है, कितना फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल का जिसकी हाई स्पीड है, और कितने फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल के जिनकी लो स्पीड है। तो मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने बेसिकली हमें ये रिलेशन दिया था, इसको आप लोगों ने एज सच ही याद रखना है। और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पे बेसिकली दो फैक्टर हैं। एक जो फैक्टर है वो हमारे पास वेलोसिटी का फैक्टर है और दूसरा हमारे पास एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। वेलोसिटी का फैक्टर जो सा है जब डोमिनेट होता है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि मोस्ट ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग हाई वेलोसिटी। ठीक है, और जब एक्सपोनेंशियल फैक्टर डोमिनेट होता है और जो वेलोसिटी फैक्टर है ये डोमिनेट नहीं होता बल्कि इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो ये रिप्रेजेंट करता है कि मोस्ट ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग द लो वेलोसिटी। तो अब मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो यही था कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो उनके पास डिफरेंट तरह की वेलोसिटी होती है, ऑल रेंजेस, यानी कि 0 टू इन्फिनिटी। 0 का मतलब है यहाँ पे कि दैट इज वेरी मिनिमम, एंड अल्फा का मतलब है अल्फा सॉरी इन्फिनिटी का क्या मतलब है कि दैट इज वेरी मच हाई। तो डेफिनेटली इज इट कि जो एक गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी हर तरह की स्पीड होती है, कुछ फ्रैक्शन की कम भी होती है, ज्यादा भी होती है और बहुत ज्यादा। ये जो रिलेशन है इन्होंने मैक्सवेल और जो बोल्ट्जमैन है उन्होंने इस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के लिए ही ये अरेंजमेंट बनाई थी। और उनका जो एक पॉइंट था कि जो गैस के मॉलिक्यूल जब स्टेडी स्टेट में होते हैं तो उनकी डेंसिटी यूनिफॉर्म में होती है। स्टेडी स्टेट का क्या मतलब होता है? Number of molecule that having the definite range of molecular velocity is known as steady state. Definite range का क्या मतलब है? Definite का range का मतलब है कि either they are having the low velocity, either they are having the high velocity. तो एक रेंज बन गया ना डेफिनेट। हमें पता है कि कुछ फ्रैक्शन की कम है मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, कुछ की ज्यादा है, तो वो तमाम मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी की एक डेफिनेट रेंज होती है, हम उस टाइम उन मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं कि दे आर हैविंग द स्टेडी स्टेट। और ये जो रिलेशन ड्राइव किया है मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने, ये बेसिकली स्टेडी स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल को ही रिप्रेजेंट करता है, जो ये बताता है कि मॉलिक्यूल के फ्रैक्शन की कब स्पीड ज्यादा है और कब कम है।
तो most of the fraction of molecule at high speed when the c square velocity factor dominates, and when the fraction of molecule having low velocity then this exponential factor. आप ये देखें कि इस एक्सपोनेंशियल फैक्टर के अंदर भी आपको यहाँ पे c स्क्वायर वेलोसिटी नजर आ रही है, ठीक है। तो जब एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू डोमिनेट करती है तो हमारे पास जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है उनकी वेलोसिटी कम होती है, और जब हमारे पास जो बेस पावर में बेस में जो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू है जब वो फैक्टर इंक्रीज करता है तो तमाम फ्रैक्शन की वेलोसिटी हाई होती है। ये जो हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन का, इसको लेके हमने आज चलना है और हमने ड्राइव करनी है एनर्जी की वैल्यू। So let me start that how the Boltzmann and Maxwell calculate the distribution of energy among molecule. So let's you have considered that if E is represent the kinetic energy of 1 mole of molecule having velocity c, then what it will be equal. आपको पता है कि जो जनरल फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का वो क्या है, E is equal to half mv square. Now you have to consider that this energy for 1 mole of molecule and its velocity will be c. तो अगर 1 mole of molecule के लिए है तो हम क्या करेंगे, जो स्मॉल m है उसको कैपिटल M से रिप्लेस कर देंगे, और जो वेलोसिटी हम v स्क्वायर कह रहे हैं उसको भी हम लोगों ने c स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया। Now you have to rearrange the equation, ठीक है, रीअरेंज द इक्वेशन, और आपने रीअरेंज इक्वेशन को करने के बाद किसकी वैल्यू सेपरेट आउट करनी है, वेलोसिटी की। सो आफ्टर रीअरेंजिंग द इक्वेशन जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो ई के साथ जाके डिवाइड हो रही है, वो ई के साथ मल्टीप्लाई हो गई है, जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो डिवाइड, सो वी गॉट द c square is equal to 2e divided by m. Now you have to take the under root in order to free the velocity. तो अंडर रूट लिया तो जो स्क्वायर था वेलोसिटी का वो उसके साथ कैंसिल आउट हो गया और बाकी होल टर्म के ऊपर हमारे पास अंडर रूट आ गया, ठीक है। ओके, ये जो हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा है c इज इक्वल टू अंडर रूट 2e ओवर m, इसको अगर मैं दो टर्म है, एक एनर्जी की टर्म है और एक मैस की टर्म है, दोनों टर्म को अगर हम सेपरेट करके लिखें सो वी कैन राइट द फार्मूला c इज इक्वल टू अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय m इंटू अंडर रूट e। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, सेपरेट फॉर्म में, और कंबाइन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड हाउ यू गॉट द इक्वेशन नंबर 1 बाय यूजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। Okay, next what you do, next step is you have to differentiate equation 1 with respect to energy. तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जो बच्चे मैथ से बिलोंग करते हैं उनको तो इजीली अंडरस्टूड है, लेकिन जो जिनकी फील्ड बायोलॉजी की है दे हैव टू फोकस ऑन द स्लाइड। जी, हमने कहा कि यू हैव टू डिफरेंशिएट द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, ठीक है। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आई है, c इज इक्वल टू अंडर रूट 2m इंटू अंडर रूट e। दिस वन इज द c इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, एंड यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी। डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले तो हम d लिख लेते हैं, ठीक है, d c आ गया। विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, दैट्स व्हाई एट द डिनोमिनेटर यू हैव टू राइट d E for energy and C for speed, velocity, that is already written in the equation. Similarly, आपने इक्वल के जो इस साइड है वहां पे भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू E लिख दिया, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पे आपके पास ये अंडर रूट का साइन है, अंडर रूट 2 ओवर m एंड अंडर रूट E। यू नो दैट अंडर रूट इज इक्वल टू द हाफ, पावर हाफ, तो चाहे तो आप इसको अंडर रूट लिख लें 2 ओवर m अंडर रूट, चाहे तो आप इसको 2 ओवर m की पावर हाफ लिख लें, बोथ आर हैविंग द सेम मीनिंग, ठीक है। तो सिंपली हमने पहले इसको डिफरेंशिएट करने का कहा है कि इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, तो हमने डी सी डी ओवर डी ई कर दिया, एंड सेकेंडली वी हैव टू कन्वर्ट द अंडर रूट इनटू पावर फॉर्म, बोथ आर द सेम। ओके, नाउ यू हैव टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है इस डिफरेंशिएशन के ऊपर।
सो सबसे पहले यहाँ हम ये देखते हैं कि भाई हमारे पास जो प्रोडक्ट रूल है, बेसिकली वो क्या होता है। प्रोडक्ट रूल हम लेते क्या है? प्रोडक्ट रूल हम बेसिकली तब लेते हैं जब हमारे पास कोई से दो फंक्शन हो और वो आपस में क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो। तब देखें डेफिनेटली एक हमारे पास एनर्जी फंक्शन है और दूसरा अगर आप यहाँ पे देखें तो 2/m यानी कि कांस्टेंट ओवर मास भी एक फंक्शन के तौर पे एक्ट कर रहा है। दो फंक्शन है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो यू हैव पुट द प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल का जो फार्मूला है या जो एप्लीकेशन है वो कैसे होती है? लेफ्ट हैंड साइड डी सी और डी ई को वैसे ही रहने दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास सेकंड फंक्शन है, ठीक है, सबसे पहले हम उसको एज इट लिख लेते हैं और डेरिवेट फर्स्ट फंक्शन को लिख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। फिर हम प्लस करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को एज सच लिख देंगे और अब इसको डेरिवेट करेंगे किसके साथ? विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल। अगर आपको कहा जाए कि आपने दो फंक्शंस का प्रोडक्ट रूल लेना है तो आप क्या करते हो? आप सबसे पहले आपने सेकंड फंक्शन, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन एज सच लिखना है, टेक द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। सिंपली रूल है यहाँ पे डी ई होना चाहिए, ठीक है। सो ये एक जनरल रूल है। क्या करना है? अगर दो फंक्शन है आपस में उनके प्रोडक्ट अप्लाई करना है, उनसे कैसे लिख सकते हैं? सेकंड फंक्शन एज सच लिखना है, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और डीई विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी है, प्लस फिर आपने प्लस करना है किसको? फर्स्ट फंक्शन एज सच लिख देना है और सेकंड फंक्शन को आपने क्या लिखना है? डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन। ओके, नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि अगर आप किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, हमारे पास 2 एक कांस्टेंट, अगर आप कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं ना तो वो हमारे पास आ जाता है 0। सो 0 को अगर आप ई की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। ओवरऑल आंसर आ जाएगा 0। प्लस नेक्स्ट हमने जो सा सॉर्ट आउट करना है वो हमने करना है फैक्टर नंबर 2 को। इसमें आप ये देखें कि ये वाली जो वैल्यू है ये एसएच लिख देंगे और इसको, ये डेरिवेटिव का ये जो पोर्शन है इसको हमने सॉल्व आउट करना है। हाउ टू सॉल्व द डेरिवेटिव? डेरिवेटिव को कैसे सॉल्व करते हैं कि अगर एक फंक्शन है, आप इसको सपोज करें, आपको समझाने के लिए लिखते हैं कि हमारे पास x एक फंक्शन है जिसकी पावर हमारे पास 3 है। मैं आपसे कहा कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो इसका क्या डेरिवेटिव आएगा? जो पावर होती है उसको हम लोग बेस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले आप 3x लिख लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे? आप पावर में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 पावर थी, 1 माइनस करें तो क्या आ जाएगा? 2। ये बेसिकली रूल है। ये सेम रूल हम अप्लाई करते हैं इस डिफरेंशिएशन फैक्टर पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये देखें, बिल्कुल इसके आपने बिल्कुल पैरेलल नीचे देखें, ये वाला फैक्टर ऐसा लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे e की पावर हाफ है जो इसके साथ पहले मल्टीप्लाई होके आके लिख दिया है। देन e के बाद माइनस हाफ क्यों आया है? देखिए इसकी पावर थी 1/2, इसमें से आप 1 को माइनस करें, इसका आप एलसीएम लें, एलसीएम लेने से क्या आएगा? एलसीएम आ जाएगा 2 और इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2, ये सॉरी एलसीएम 2 है, ये 1 लग रहा है लेकिन ना ये 2 है। इट इज द 2 माइनस 2, तो 1 में से 2 को माइनस कर दे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 1, यानी कि इसकी पावर आ जाएगी हाफ। तो ये सेम प्रोसेस ही हमने किया है, ठीक है। ये जो ई की हम लोगों ने डेरिवेशन किया विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, हमारे पास क्या आएगा? हाफ ई की पावर माइनस हाफ। अब ये जो टर्म है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस वाले फैक्टर पे। वो क्या किया है देखें, यहाँ पे e की पावर है हाफ जो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैंने इसकी पावर को पॉजिटिव में लिखना है तो हम क्या करें? हम e को नीचे कर दें। तो जो e पहले यहाँ पे इस इक्वेशन में 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा देन ऑटोमेटिकली ये जो पावर है ये किस में चली जाएगी? ये पॉजिटिव में चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल थोड़ी सी मैथमेटिक्स है। सो आपको दोबारा मैं एक दफा रिवाइज कर देती हूँ उन बच्चों के लिए जिनकी फील्ड मैथमेटिक्स की नहीं है।
सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे जो इक्वेशन 1 ड्राइव की है उसके ऊपर हमने उसका डेरिवेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी. सो यू कैन राइट द इक्वेशन डी सी ओवर डी ई लाइक डी ओवर ई. ठीक है, इसमें हम लोगों ने इसको अलग अलग लिख दिया है. आपने अब डेरिवेशन करनी है जब इसकी, तो आपने इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है. क्यों? क्योंकि दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले यू हैव राइट द सेकेंड फंक्शन दैट इज एनर्जी, जो हमने यहाँ पे लिखा है. ठीक है, देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि डी ओवर ई प्लस यू हैव टू पुट द प्लस साइन, देन यू राइट द फर्स्ट फंक्शन एंड देन डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन. अब जो ये जो पहला फैक्टर था प्लस से पहले का, ये हमारे पास जीरो है. क्यों? क्योंकि जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है ना वो जीरो होता है. और जो हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर है हमने इसको सॉल्व आउट करना है. तो नेक्स्ट फैक्टर के अंदर भी हमारे पास दो टर्म्स है. पहली टर्म ऐसा निकली है, दूसरे टर्म्स की हम लोगों ने डेरिवेशन की है. कैसे करनी है? आपको सिंपल सा रूल बताया कि जो पावर होती है वो बेस के साथ मल्टीप्लाई होगी. तो यहाँ पे जो ई की पावर थी वो हाफ थी, वो हाफ ई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. देन यू हैव टू -1 इन द पावर, और जब हमने उसकी पावर में -1 किया तो हमारे पास -हाफ आ गया. इस इक्वेशन को हम मजीद अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो जो हमारे पास e की पावर -हाफ है हम उसको 2e की पावर हाफ भी लिख सकते हैं. सो ओवरऑल हमारे पास क्या इक्वेशन है? डी सी ओवर डी ई इज इक्वल टू 2/m हाफ इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2e हाफ. ठीक है, इस इक्वेशन को हम नेक्स्ट लेके चल रहे हैं. हमने नेक्स्ट क्या किया है? नेक्स्ट इक्वेशन में हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया है. रीअरेंजमेंट में हमने क्या किया है कि जो डी सी के नीचे डिवाइड हो रहा था, नेक्स्ट इक्वेशन में ये इक्वल के इस साइड जाके क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दिस इज द इक्वेशन. यहाँ पे जो डी ई है वो सिंपली जो डी सी के नीचे डिवाइड हो रहा था वो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया. ठीक है, नाउ अगेन यू हैव टू राइट द इक्वेशन इन दिस फॉर्म. अब ये अंडर रूट क्यों आ गए हैं? अंडर रूट इसलिए आए हैं क्योंकि हाफ, जो पावर हाफ होती है ना, इट विल इक्वल टू अंडर रूट. सो 2/m हाफ है, उसको हम अंडर रूट लिख लेते हैं. ठीक है, सिमिलरली हियर इज द 1/2 e हाफ, तो यहाँ पे भी आप लिख लें. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2e. ये यहाँ पे सॉरी मिस्टेकनली यहाँ पे जो 2 है ना इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है, इट विल जस्ट टेकन एज e अंडर रूट. वाई? बिकॉज e के साथ हाफ है, 2 के साथ हाफ नहीं है, 2 एज सच ही रहेगा. सो देयर इज अ मिस्टेक, आई विल करेक्ट इट आफ्टर लेक्चर. सो यहाँ पे आप लोगों ने जो 2 है उसके ऊपर अंडर रूट नहीं है, सिर्फ e के ऊपर अंडर रूट है. फर्स्ट थिंग इज, और अगेन इक्वेशन ऐसे है, चाहे तो आप अंडर रूट में लिख लें चाहे तो आप पावर में लिख लें, इज अप टू यू. लेकिन हमारा यहाँ पे जो कंसर्न है वो किसके साथ है? यहाँ पे अंडर रूट के साथ. अंडर रूट पे लिखने के बाद नेक्स्ट हमने इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया है. वो हमने कैसे किया है? जो ये जो 2/m है, एक तो हम लोगों ने इसको सेपरेट करके लिख लिया, अंडर रूट 2 अलग लिख लिया और 1/m अलग लिख लिया. सेकेंड हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारे पास 2 है, या इट इज नॉट द अंडर रूट 2, इट इज ओनली 2. तो जो ओनली 2 है ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि जो हम लोग अकेला 2 है इसको हम लोग अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये दोनों चीजें इक्वल होती हैं. और इसी तरह इसीलिए हमने नेक्स्ट इक्वेशन में ये जो अकेला 2 है इसकी जगह अंडर रूट 2 लिख दिया है. ये अंडर रूट क्यों 2 लिखा हुआ है ये नेक्स्ट लेक्चर में देखा था. हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं. क्योंकि जो अंडर रूट होता है इसकी पावर हमारे पास हाफ होती है. ठीक है, इसी तरह इस वाले अंडर 2 की भी पावर हमारे पास हाफ है. इन दोनों को फर्दर सेम करें, जब हमारे पास बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. ये भी एक मैथमेटिक्स का रूल है. तो बेस हमारे पास 2 है, पावर को आप ऐड कर दें 1/2 प्लस 1/2. इसका सिंपली अगर आप इसको सॉल्व करते रहे तो इसकी पावर 0 बन जाएगी. अल्टीमेटली 2 इज इक्वल टू 2. तो वो वाला हमने काम इस वाले फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई किया है और इस 2 की जगह अंडर रूट 2 लिख दिया. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? एक अंडर रूट 2 को एक अंडर रूट 2 से कैंसिल आउट कर देंगे. ठीक है, आफ्टर कैंसिलिंग ऑफ अंडर रूट 2 व्हाट वी गॉट 1/m अंडर रूट 1/2 अंडर रूट इंटू डी ई की पावर -हाफ. अब यहाँ पे e की पावर -हाफ क्यों आया है?
ये देखें यहाँ पे जो आपके पास ई है ना, ये 1 के नीचे डिवाइड हो रहा है। अगर इसने ई के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको मैंने ऊपर लेके आना है, सो आई कैन राइट हेयर लाइक ई माइनस हाफ। ठीक है, जो पहले हम लोगों ने इक्वेशन में किया भी था, जो उसकी पावर आई थी बेसिकली, वो भी माइनस में ही आई थी। हमने वहां पे सिर्फ उसको कन्वर्ट किया था अंडर रूट में, अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। इसका ऐसा कोई रोल नहीं था, पहले हमने अंडर रूट में कन्वर्ट किया, दोबारा उसको हम लोग पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक इक्वेशन की फॉर्म बनाने के लिए। ठीक है, दोबारा से हमने इसको पावर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और जो कटिंग हो रही थी, कटिंग करने के बाद अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, now this one equation, what you do, you have to rearrange further equation। अब आप ये देखें कि ये जो फैक्टर है 1/m इंटू 1/√2, तो बेसिकली अगर हम 1 को इग्नोर कर दें तो ये हमारे पास क्या फैक्टर है, इनको अगर मैं इकट्ठा करके लिखूं, सो आई कैन राइट हियर लाइक m2। ठीक है, और इसके ऊपर अंडर रूट, और ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इस टर्म के साथ। जब ये डीसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उधर जाएगा तो ये डीसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इक्वेशन विल टर्न अकॉर्डिंगली √2m into dc, and it will equal to de into e power half minus half. Say this is equation 2. Now what you do in equation 2, what you do, you just multiply half mc square। ठीक है, हाफ mc square हमारे पास क्या है, इट इज बेसिक, इट इज ना कैपिटल m होगा। हाफ mc square हमारे पास क्या है, इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। सो यू जस्ट ऐड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ओवर हियर। ठीक है, जो इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमने हाफ mc square को ऐड कर लिया है, इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड पे भी हाफ mc square को ऐड कर लिया। नाउ यू हैव टू रीअरेंज द इक्वेशन। दोबारा से इक्वेशन को रीअरेंज किया है, तो कैसे किया है देखें। फिर इज द हाफ mv स्क्वायर, यहाँ पे अगेन ये जो 2 है, इसकी जगह हम लोगों ने अंडर रूट टू लिखा है। ठीक है, तो ये देखें, इसकी जगह हाफ mv स्क्वायर था ना 1/2, सो 1/2 की जगह अंडर रूट टू देन mc स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट टू m हाफ। आप इसको, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि दैट अंडर रूट, लेकिन यहाँ पे अगर हमने इसको अंडर रूट में नहीं पावर में लिख दिया, इट्स ओके। पिछली इक्वेशन में हम लोगों ने इसको 2m लिखा था। ठीक है, और इसके ऊपर होल के ऊपर अंडर रूट था। नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें m के अंडर रूट की नहीं बल्कि पावर की जरूरत थी, दैट्स व्हाई वी जस्ट रिटन इन द पावर फॉर्म, और बाकी जो तमाम इक्वेशन है वो एज सच हम लोगों ने लिख दी। अब हमने क्या हुआ जी, हमारे पास जो एक 2 पाई अंडर रूट है वो 2 पाई से कैंसिल हो गया। नाउ व्हाट यू गॉट 1/2m। ठीक है, 1/2m। अब 1/2m है, और ये 3/2 क्यों लिखा है, तो देखें, एक आपके पास ये m है और एक आपके पास ये m है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, m की पावर कितनी है, m की पावर हमारे पास इस वक्त 1 है, जो हमने लिखी नहीं है, और दूसरे m की 1/2 है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो m की पावर क्या आएगी, m की पावर आ जाएगी 3/2। सो यू जस्ट राइट हेयर 3/2। इस इक्वेशन में हम लोगों ने m की पावर यानी कि मैथ की पावर्स को आपस में ऐड करके m 3/2 लिख दिया है। ठीक है, हमारे पास रिमेनिंग थिंग क्या रह गई है, c स्क्वायर, दैट इज द वेलोसिटी, एंड हियर इज द dc। सो dc ये भी वेलोसिटी है, दैट इज चेंज इन द वेलोसिटी, एंड c स्क्वायर इज वेलोसिटी। सो यू जस्ट टर्म होल टर्म विल बी रिटन dc इनटू c स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन यहाँ पे कैसे आई है, सिंपली जो हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पुट किया था, और उसको फर्दर हमने सॉल्व आउट किया है। जो हाफ था 1/2 में जो 2 है, उसको हम लोगों ने अंडर रूट टू लिख दिया है। 1 अंडर रूट विल बी कैंसल्ड बाय एन अदर अंडर रूट, और जो m है उनकी पावर आपस में ऐड हो गई है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया है। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने इसमें क्या किया है, नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे ये जो E है, ठीक है, देखें हमारे पास
बचा E इंटू डी ई हाफ। तो एक हमारे पास E है जिसकी पावर -12 है और एक E है जिसकी पावर 1 है। इन दोनों को भी ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो जब इनकी पावर ऐड हुई है तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? E हाफ। ओके, नाउ ई हाफ कैन बी रिटन इनटू अंडर रूट ई, इसके लिए हमने अंडर रूट लिख दिया। बाकी एज सच जो इक्वेशन है वो आपकी रिपीट होती जा रही है। ठीक है, कुछ मैथमेटिकल्स के रूल हैं, जैसे अगर दो फंक्शन आपस में दो फंक्शंस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। पहले हमने मैथ्स के केस में भी ऐसे किया, एक मैथ्स 1 था दूसरा मैथ्स हाफ था, दोनों एम को क्योंकि बेस सेम थी एक दफा लिख के पावर ऐड कर दी है तो वो 3/2 आ गया था। सिमिलरली एनर्जी के केस में भी हमारे पास एक एनर्जी जिसकी पावर 1 है, दूसरी एनर्जी जिसकी पावर -1/2 है। जब हम लोगों ने इसका एलसीएम लिया तो ओवरऑल हमारे पास क्या आंसर आ गया? डेट विल इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो वो हमने एनर्जी को हाफ लिख दिया। बाकी एज सच जो इक्वेशन है वो वैसे ही कंटिन्यू चली आ रही थी और एट द एंड हमने क्या किया, जो ई की पावर हाफ है बेसिकली उसको हम लोगों ने दोबारा से अंडर रूट की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, सो व्हाट इज दिस इक्वेशन शो? दिस इक्वेशन शो दैट 1/√2 mass in की power 3/2 and that is the range of the dc over dc square. What is the meaning of this? This is the range of velocity. It will equal to the change in energy into energy over under root. तो ये एक हमारे पास एक्सप्रेशन निकला है जो हम लोगों ने सॉल्व आउट किया है किसको? इक्वेशन नंबर 2 के अंदर एनर्जी पुट करने से। Now what you do, you just write here this one. आप देखें हमारे पास यहाँ पे ये √2 है। ठीक है, तो ये जब नेक्स्ट इक्वेशन में हम लोगों ने क्या किया है, वेट अ सेकेंड, दिस वन। ठीक है, हमारे पास है m 3/2 dc स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई इंटू 2e। तो जो हमारे पास ये इक्वेशन है यहाँ पे ये जो 2 नीचे डिवाइड हो रहा है इक्वल के इस साइड, सिंपली ये जो 2 है ना ये जब इक्वेशन के उस साइड जाएगा तो क्या करेगा? e के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा। e के ऊपर भी अंडर रूट है, 2 के ऊपर भी अंडर रूट है, सो हमारे इक्वेशन क्या बन जाएगी? m 3/2 into dc c square is equal to de change in energy multiply √2e। ठीक है, से दिस इज इक्वेशन 4। सो नाउ वी टॉक अबाउट द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो हमने सबसे पहले भी लेक्चर में डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ, here is equation that will equal to change in fraction of the molecule d and c over n। ठीक है, n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, जो हमारे पास n c है वो फ्रैक्शन है। सो फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल इक्वल टू 4 पाई ब्रैकेट 1/2 RT 3/2 m 3/2 c square dc मल्टीप्लाई E is equal to E रेज पावर माइनस mc स्क्वायर ओवर 2RT। ये हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ का फाइनल एक्सप्रेशन है। अगर आप इस एक्सप्रेशन को गौर से देखें, ठीक है, अगर हम इस एक्सप्रेशन को गौर से देखें तो हमें क्या पता चलता है? हमें यहाँ पे एक ये बात पता चलती है कि इस एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ पे ये जो 3/2 c स्क्वायर dc, दिस वन इज द फैक्टर। ये जो फैक्टर है इसको ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं? सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 आई है, अगर आप उसको गौर करें तो m 3/2 इंटू डी स्क्वेयर की हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। और वो कैसे फाइंड आउट किया है? यू नो ऑलरेडी। Now you have to put the value of m3 into 2 raised power c square into dc की वैल्यू आप मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ के अंदर पुट करेंगे। After putting the value of equation 3 in equation 4, you got a new equation that will is equal to d and c
divided by n is equal to 4 pi 1/2 RT raised power 3 by 2 मल्टीप्लाई डी ई अवर ई। ठीक है, सो आप ये देखें, ये जो हमारे पास न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हुई है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ के अंदर, दिस इज द एनर्जी टर्म। अगर आप अपने टॉपिक के ऊपर ध्यान दें तो टॉपिक क्या है, इट इज द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अमंग मॉलिक्यूल। तो हमारा बेसिकली पर्पस क्या था कि हम लोगों ने एनर्जी को इंट्रोड्यूस करना था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ के अंदर। अब हमारे पास ये जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ है, इसके अंदर हम लोगों ने एनर्जी को इनकॉर्पोरेट फॉर्मूला में कर दिया, डी ई इंटू अंडर रूट 2 ई को। ठीक है, और ये हमारे पास कैसे फाइंड आउट किया, इसकी डेरिवेशन हम देख चुके हैं। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एनर्जी यू गॉट दिस वन फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को लेके हम नेक्स्ट मूव करेंगे। नाउ देयर इज एन अदर मैथमेटिक्स। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, हमारे पास है 4 पाई 1/2 पाई आर टी रेस पावर 3 by 2। ठीक है, ये वाला जो हमारे पास फैक्टर है, दिस वन इज फैक्टर, इसको हम लोगों ने फर्दर सिंप्लीफाई किया है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे की है हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास है 4 पाई 1/2 पाई आर टी का अंडर रूट। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे पहले क्या था, हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 2 है। ठीक है, 2 है, तो 2 को हम लोगों ने कैसे लिख दिया है, 2 को हमने यहाँ पे लिखा है 2 इंटू 2 हाफ। अगेन वही किया है कि जो हमारे पास सिंपल 2 होता है उसको हम लोगों ने कैसे लिख देना है, अंडर रूट के तौर पे। तो यहाँ बिल्कुल इसके ऊपर भी ना, या तो आप अंडर रूट डाल दें या आप 1/2 लिख दें, वो एक ही बात है। इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। सो देयर इज अ लिटिल कंफ्यूजन, या मिस्टेकनली 2 के ऊपर अंडर रूट नहीं डला। लेकिन अगर आप यहाँ देखें कि हमारे पास यहाँ पे 1/2 है, तो इस फैक्टर को सॉल्व करने के लिए हमने इस 2 की जगह क्या लिख दिया है, अंडर रूट 2 लिखा है। ठीक है, और 3RT 3/2 उसकी पावर को भी अलग से करके लिख दिया है। ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया है, आप ये देखें कि हमारे पास 2 2 हैं और दोनों के ऊपर अंडर रूट है। यहाँ पे भी हमारे पास एक 2 है जिसके ऊपर अंडर रूट है। जो यहाँ पे चीज कटती है इसको हम फर्दर इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, कटिंग करने से क्या होगा कि ये जो एक 2 अंडर रूट है ये कट हो जाएगा एक अंडर रूट 2 के साथ। ठीक है, अंडर रूट के साथ कट हो गया। बाकी आपके पास क्या बचा है, बाकी हमारे पास बचा है पाई आर टी 3/2 ओवर 2 पाई। अच्छा, ये अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये 2 पाई कैसे आया है। ठीक है, तो यहाँ जो हमारे पास 2 पाई आया है वो बेसिकली हमने इसकी फर्दर कटिंग की है इसके साथ, दिस वन 2 1 is 2 2s are but it having the under root. Wait a second. जी, हमारे पास था फॉर्मूला दैट इज 1/2 पाई 3RT। ओके ओके ओके, सॉरी देयर इज अ मिस्टेक। यहाँ पे हमने ऐसे नहीं किया कि 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2। देखें हमारे पास ना 2 की पावर 3/2 लिखी हुई है, 2 की पावर 3/2 है। यहाँ पे ये जो पूरी टर्म है आपके पास, ये पूरी टर्म है 1/2 पाई आर टी के ऊपर 3/2 पूरी टर्म है। इसको सॉल्व किया है। इसको कैसे सॉल्व किया है, देखें आपके पास है, अगर मैं सिर्फ 2 को लिखूं, मैंने 2 को सिर्फ सेपरेट किया समझाने के लिए कि 2 के ऊपर सिर्फ आपकी टर्म है 3/2। ठीक है, 3/2 ये टर्म है। अगर आपने 3/2 इसकी पावर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक दफा 2 लिखें उसके ऊपर 1 लिख दें। ठीक है, और इसको आप मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 2 1/2 के साथ। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो अल्टीमेटिवली आपका आंसर क्या आ जाएगा, अल्टीमेटिवली आंसर आ जाएगा 2 रेज पावर 3/2।
ठीक है, तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है यहाँ पे। पहले जो मैं आपसे कहा कि हमने 2 को लिखा है अंडर रूट 2, दिस इज नॉट द करेक्ट वन। हमने यहाँ पे बेसिकली किया क्या है, यहाँ पे हमने मैथमेटिक्स का एक और रूल अप्लाई किया है कि हमारे पास है 1/2। 1/2 को हमने सॉल्व तो किया है, और इस 2 की अगर आप पावर देखें तो 3/2 है। 2 की पावर 3/2 को मैंने सेपरेटली एक्सप्लेन किया कि अगर 2 की पावर 3/2 हो तो हम इसको एक बार 2 बार 2 लिखेंगे, एक बार 2 की पावर 1 ही रहने देंगे, दूसरी बार 2 की पावर 1/2 लिख देंगे। ठीक है, एज वी रिटन इन दिस स्लाइड। यहाँ पे अब हमने फर्दर क्या किया है, हमने फर्दर ये किया है कि जो हमारे पास 2 की पावर 1/2 था, आपको पता है 1/2 किसके इक्वल होता है, 1/2 इक्वल होता है अंडर रूट के। ठीक है, 1/2 इक्वल है अंडर रूट के। सो 1/2 एंड दिस अंडर रूट विल बी कैंसल्ड, बट दिस इज द 2 दैट हैविंग द पावर 1। यहाँ पे ये जो सिंपल 2 है ये ऐसा ही लिखा रहेगा। नेक्स्ट हमने क्या किया, इसकी कटिंग इस 4 के साथ करेंगे, दैट इज 2 1 is 2 2 2 are 4। ठीक है, नाउ द इक्वेशन विल बी सिंप्लीफाइड एज इट विल इक्वल टू d and c and de, where this de come, this one is the de that is multiply here, it will goes to the denominator of this one equation। जो यहाँ पे चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो इक्वल की साइड जाके डिवाइड होगी। सो ओवरऑल जो फ्रैक्शन है एनर्जी का वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, और वो किसके इक्वल है, 2 पाई आवर पाई आर टी इसकी पावर 3/2 है। मल्टीप्लाई किससे कर रहा है, एनर्जी 1/2। इज इट योर विल कि अगर आप इसके ऊपर अंडर रूट लिख दें, इट्स नेवर प्रॉब्लम, बट हियर द ई हाफ, ठीक है, जो ये हमारे पास ही अंडर रूट था, एंड एक्सपोनेंशियल सेम एज टर्म आ जाएगी। ठीक है, और अगर मैं इसको फर्दर मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लूं तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सिर्फ हम लोगों ने जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उनको सेपरेट कर दिया है, और जो हमारे पास फ्रैक्शनल टर्म है यानी कि चेंज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एनर्जी उसको सेपरेट करके लिख दिया है। ओवरऑल जो हमारी राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन है वो सारी सेम है। सो दिस इक्वेशन 5 इज नोन एज द मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन लॉ फॉर द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो ये हमारी तो आज की डेरिवेशन थी, हमने इसको ही देखना था कि डेरिवेशन हमें क्या बताती है। तो आप लोगों ने यहाँ देखा है कि बेसिकली इस डेरिवेशन में इसका नाम ही बता रहा है कि मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन लॉ फॉर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। सो देयर इज अ मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। जो मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसके अंदर एनर्जी के फैक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया है, और वो एनर्जी फैक्टर कैसे इंट्रोड्यूस किया है, दिस इज द होल डेरिवेशन। And by doing this derivation, if there is a question that you have to calculate the energy distribution among molecule of the gas molecule, so you have to write this whole derivation. It's not a simple one, थोड़ी सी complex है, थोड़े से mathematical rule apply हो रहे हैं, but you have to do practice, then you will do it. Okay, so this is about today's lecture. If you have any question regarding to lecture, you may ask. मैम जो ये आपने इसके अंदर एक्सप्लेन किया है ना, ये छोटे छोटे जो टर्म्स एक्सप्लेन किए, इन्हीं को ना एज इट इज सेव करके हमें सेंड कर दीजिएगा लेक्चर में। जो मैंने लिखा है ये कह रहे हैं? यस मैम, बिल्कुल। इसको रिमूव ना कीजिएगा, ऐसे ही मैम हमें सेंड कर दीजिएगा, हमारे लिए आसानी होगी। जो कुछ मिस्टेक्स थी वो भी आपने ठीक कर दी इसमें। मैं रिकॉर्डिंग आ नहीं जानी, रिकॉर्डिंग में सारा कुछ होगा। हाँ, दिस इज गुड, ये आप ठीक कह रहे हैं। असल में ना जब मैंने वो स्लाइड को प्रेजेंटेशन को बंद किया है तो वहां पे ऑटोमेटिकली जो डिस्कार्ड